कल हमने एक केस किया था, आज का लेक्चर जरा शॉर्ट में लूंगा। कल हमने बेटा एक केस किया था जिसमें हमने स्टार्ट किया था डिफ्यूजन थ्रू अ स्टैग्नेंट फिल्म के। एक सिलेंडर था, एक गैस का, एक ग्लास था समझ लें, जिसके अंदर एक खास हाइट तक Z=Z1 तक जो था वो इसके अंदर कोई लिक्विड जो है भरा हुआ था। और हमने कहा था कि ये लिक्विड के बाद ऊपर जो खाली जगह है ये इसके अंदर गैस ए और बी ऊपर से फ्लो कर रही हैं और बी इसके अंदर भरा हुआ है। फिर हमने जम्पशन ली थी कि जी बी जो है वो स्टैग्नेंट है और ए जो है, ए के मॉलिक्यूल स्टैग्नेंट बी में से पास हो रहे होंगे। तो Z=Z1 के ऊपर और Z=Z2 यहाँ पर जो है, जो ए जो है वो मॉलिक्यूल इसके फ्लो कर रहे होंगे। हमने एक शेल कंसीडर किया था थिकनेस डेल्टा जेड और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था एस। हमने उसके ऊपर जो है वो शेल मैस बैलेंस अप्लाई किया था और हमने ये भी जम्पशन ली थी क्योंकि बी जो है, कंपोनेंट बी जो है वो स्टैग्नेंट है। इट मीन के एन बी जेड यानी बी का कोई फ्लो है ही नहीं क्योंकि बी तो स्टैग्नेंट है। जब बी स्टैग्नेंट है तो मोलर फ्लक्स बी का कोई नहीं होगा, मोलर फ्लक्स जो है वो उसका जीरो होगा। तो ये कंसीडर करके फिर हमने शेल बैलेंस अप्लाई किया था और हम डी एन ए जहाँ तक पहुंचे थे और फिर हमने एन ए जेड की वैल्यू इसके अंदर पुट की थी। फिर उसके बाद हमने जम्पशन अप्लाई की थी कि ये सी इंटू डी ए बी जो है ये जीरो नहीं है, ये कांस्टेंट है। सी जो है वो मोलर डेंसिटी है और डी जो है डी ए बी डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए इंटू बी है। तो ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाएंगे, जब बाहर आ जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जाके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो वी गेट दिस इक्वेशन के डी ओवर डी जेड इंटू 1/1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा मकसद क्या होता है मैस ट्रांसफर अप्लाई करने का, कि हमने जो है वो कंसंट्रेशन प्रोफाइल बनाना होता है। जिस तरह हमने वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था, जिस तरह हमने टेम्परेचर प्रोफाइल बनाया था, इसी तरह हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोफाइल यानी एक्स ए और जेड का रिलेशन हमने फाइंड करना है। मीन्स के इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब मैं इसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन करूंगा आई वुड गेट 1/1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू डी एक्स ए ओवर डी जेड इज इक्वल टू C1, सिंपल इंटीग्रेशन। तो जब मैं दूसरी इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली जो रकम पड़ी हुई है 1/1 माइनस एक्स ए इसका log बन जाएगा। ठीक है, सो आई गेट माइनस log 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू C1 Z प्लस C2। तो बेटा सिंपली जो है हमने ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी डी ओवर डी जेड 1/1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी जेड इज इक्वल टू जीरो, हमने इसकी 2 दफा इंटीग्रेशन की, देन वी गेट माइनस लॉग नेचुरल 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू C1 Z प्लस C2। वी गॉट दिस। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा कि जो कांस्टेंट है ना C1 और C2, ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लोगरिथम जो है वो इन्वॉल्व है, तो हम इन कांस्टेंट्स को भी लोगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल C1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस लॉग नेचुरल K1 और C2 को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग नेचुरल ऑफ K2। क्यों कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल है कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी जो है हमारी लोगरिथमिक फॉर्म में है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो जब लोगरिथमिक इक्वेशन है तो हम इनको भी लोगरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब C1 की जगह मैं माइनस लॉग नेचुरल ऑफ K1 लिखूंगा और C2 की जगह मैं माइनस लॉग नेचुरल ऑफ K2 लिखूंगा, तो मेरे पास बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी कि 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू K1 रेज़ टू द पावर Z इंटू K2। ठीक हो गया बेटा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 रेज़ टू द पावर Z इंटू K2। ये लॉग लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, और Z जो होता है मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर में चला जाता है, इसलिए K1 के साथ Z जो है ये पावर में आ गया। ठीक है, और लॉग नेचुरल जो है दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 x K1 रेज़ टू द पावर Z इंटू K2। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट हमें बाउंड्री, तो यहाँ पर हमने किया क्या है कि जो C1 और C2 कांस्टेंट थे उनको रिप्लेस कर दिया है K1 और K2 के साथ। ठीक है, और K1 K2 भी अननोन कांस्टेंट है, फर्क कोई नहीं है। अब इन K1 और K2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस क्या है,
बाउंड्री कंडीशन है पता है जी कि एट z इज इक्वल टू z1, व्हेन आई से z इज इक्वल टू z1 वी मीन कि हम जो है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, और यहां पर हमने कहा हुआ है कि xa जो a कंपोनेंट की फ्रैक्शन है दैट इज xa1, एंड व्हेन आई से एट z इज इक्वल टू z2 इट मींस कि वी आर एट द एग्जिट पॉइंट, हम वो जो सिलेंडर है उसके बिल्कुल ऊपर वाले किनारे पे चले गए हैं, और वहां पर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि xa इज इक्वल टू x2 है। ठीक है, तो वो हिस्सा, वो वाला पोर्शन जिसमें से a जो है वो स्टैग्नेंट b में से डिफ्यूज कर रहा है, वो कौन सा हिस्सा है? वो z इज इक्वल टू z1 और z इज इक्वल टू z2 के दरमियान है, और पहली जो लिमिट है वो xa1 है और दूसरी जो लिमिट है वो xa2 है। तो बेटा इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से जब हम इनको K1 और K2 की वैल्यू निकालेंगे, वी फाउंड द कंसंट्रेशन प्रोफाइल एज इट इज कि 1 माइनस XA डिवाइडेड बाय 1 माइनस XA1 इज इक्वल टू 1 माइनस XA2 divided by 1 minus XA1 raised to the power Z minus Z1 divided by Z2 minus Z1. So this is the concentration profile in terms of the mole fraction of A. ठीक है, so कौन मुझे बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है? जी कौन बताएगा? जी बताएं बेटा। मोहम्मद शहजाद। जी मोहम्मद शहजाद। यस सर। जी बेटा बताएं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है? जी अबरार, अबरार आप बताएं। सर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास वेरिएबल है, बाकी हमारे पास सारे कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ जो जी है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। XA1 भी हमारे पास कांस्टेंट है, XA1 XA2 ये सारे कांस्टेंट हैं, Z1 Z2 ये भी कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है वो है हमारे पास XA यानी A की मोल फ्रैक्शन, और A की मोल फ्रैक्शन किसके साथ रिलेट कर रही है? A की मोल फ्रैक्शन रिलेट कर रही है Z के साथ, और Z क्या चीज है? Z जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट है, जैसे जैसे Z इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उसके लिहाज से XA भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो ये वाली इक्वेशन हमें कंसंट्रेशन प्रोफाइल दे रही है। मैं इस इक्वेशन को XB की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दो ही कंपोनेंट है ना, XA और XB है, तो XA प्लस XB XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो मीन के 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB के इक्वल होगा। ठीक हो गया बेटा, 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB के इक्वल होगा। ये 1 माइनस XA1, 1 माइनस XA1 जो होगा वो XB1 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 माइनस XA2, 1 माइनस XA2 इज इक्वल टू XB2 एंड 1 माइनस XA1 इज इक्वल टू XB1। ठीक है, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये A का XA की टर्म में कंसंट्रेशन प्रोफाइल आया है तो हम इसको XB की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस XA जो होगा वो XB के इक्वल आ जाएगा। सो ये जो है ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ की गई है। अगर आप देखें कि ये तो जो फिगर थी, जो सिस्टम हमने लिया हुआ है वो ये था, ठीक है, और ये ग्राफ ड्रा किया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पे देखें XA को कंसीडर किया गया है और Y एक्सिस पे जो है वो Z को कंसीडर किया गया। ठीक है, तो XA जो है इस तरफ जो है वो 0 है और इस तरफ जो है वो 1 है। तो आप ये वाली जो कर्व है ये XA की कर्व है,
तो आप एक्स ए की तरफ देख सकते हैं कि एक्स ए जो है वो जैसे जैसे जेड इंक्रीज हो रहा है, मींस के जैसे जैसे हम लिक्विड की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं जेड इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ज़ाहिर है सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो ए कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एक्स ए डिक्रीज होता जाएगा, एक्स ए डिक्रीज होता जाएगा। और ये जो सेकंड कर्व है बेटा ये एक्स बी की है। तो अगर एक्स ए इंक्रीज हो रहा है तो एक्स बी जो है वो, अगर एक्स ए डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है जेड के साथ, तो एक्स बी जो है वो ज्यादा होता जाएगा। So this is the profile of XA and XB with respect to the Z height, ठीक है। और एक्सट्रीम लिमिट क्या है कि Z is equal to Z1 और Z is equal to Z2। तो Z is equal to Z1 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो है XA1 और Z is equal to Z2 के ऊपर जो A की कंसंट्रेशन है वो है XA2। Similarly, corresponding concentrations of B, XB1 and XB2. So we have developed the, हमने शेल मास बैलेंस लगा के पहले मास फ्लक्स निकाला और मास फ्लक्स के बाद फिर हमने जो है वो कंसंट्रेशन का, मोल फ्रैक्शन का फ्लक्स निकाला और उसको ड्रा किया। बेटा एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ बी, कि अगर हम जो कंपोनेंट बी है उसकी एवरेज कंसंट्रेशन निकालना चाहें, कंपोनेंट बी की एवरेज कंसंट्रेशन निकालना चाहें, ठीक है, किसमें एवरेज कंसंट्रेशन जी, कि वो जो पूरी जो ग्लास का सिलेंडर है उसमें Z इज इक्वल टू Z1 यानी लिक्विड की सरफेस से लेकर Z इज इक्वल टू Z2 तक, वो जो लिक्विड के ऊपर जो खाली जगह है जिसमें से मास ट्रांसफर का प्रोसेस हो रहा है, उसमें अगर XB की हम एवरेज प्रोफाइल निकालना चाहें तो हम किस तरह निकालेंगे। तो आपको पता है कि एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वही होता है कि XB को इंटीग्रेट कर लें Z1 से Z2 तक और उसको डिवाइड कर दें Z1 से Z2 तक जो एरिया है उसके साथ, इंटीग्रेटेड एरिया के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं XB की, तो ये XB1 क्यों नीचे लिया है। तो बेटा ये XB1 जो है ये एज अ कांस्टेंट है, इसका कोई चक्कर नहीं है। वो क्यों लिया हमने, वो इसलिए लिया है कि इस इक्वेशन में गौर करें, ये जो इक्वेशन कंसंट्रेशन प्रोफाइल अभी हमने निकाला है कि 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए 1, तो 1 माइनस एक्स ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा जी आमिर जुबैर, 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल होगा सर एक्स बी के, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस है। वेरी गुड। और 1 माइनस एक्स ए 1 तो एक्स बी 1 के बराबर होगा। वेरी गुड। सो यानी कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स बी और एक्स बी 1 पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो एक्स बी की बजाय एक्स बी और एक्स बी 1 का एवरेज ले रहा है। समझ लगी ना बात की, कि वो बात वही है, ये एक्स बी 1 जस्ट एक कांस्टेंट है, तो क्योंकि इक्वेशन हमें एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स बी 1 की फॉर्म में है तो वो इसलिए इसका एवरेज ले रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक्स बी और एक्स बी 1 को इंटीग्रेट कर लें Z1 से Z2 तक, यानी इस इक्वेशन से हमारे पास एक्स बी और एक्स बी 1 आ जाएगा, और इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स ए 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए 1, जी आमिर जुबैर 1 माइनस एक्स ए 2 किसके इक्वल होगा सर एक्स बी 2 के, और 1 माइनस एक्स ए 1 एक्स बी 1 के। वेरी गुड। तो आप इसी तरह ये इक्वेशन में देख लें कि जहां पर जो है उसने एक्स बी 2 डिवाइडेड बाय एक्स बी 1 लिख दिया, क्योंकि एक्स बी और एक्स बी 1 इज इक्वल टू एक्स बी 2 और एक्स बी 1 रेज टू द पावर z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1, ठीक है। अब यहां पर वो एक और चीज क्या कर रहा है कि जो Z2 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 है इसको पुट कर रहा है साई के इक्वल, दैट इज द डायमेंशनलेस लेंथ। तो डायमेंशनलेस लेंथ का और डायमेंशनलेस टेम्परेचर का और डायमेंशनलेस वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एनर्जी बैलेंस में भी देखा था जब हमने वो केमिकल जो फिक्स बेड रिएक्टर का केस किया था। तो हम क्या कर रहे हैं कि Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 जो है, जो कि पावर है, उसको साई के इक्वल कर रहे हैं। इसलिए आप देखें कि XB2 और XB1 रेज टू द पावर साई हो गया,
और साई किसके इक्वल है, z माइनस z1 और z2 माइनस z1 के इक्वल है। तो जब हम z की बजाय z को कन्वर्ट कर रहे हैं साई में, तो वो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं बेटा, वो लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए। जब इक्वेशन z की फॉर्म में है तो लिमिट्स हैं z1 से z2 तक। जब वो साई की फॉर्म में ले गया है तो यूनिट्स आ गई हैं 0 से 1 तक। वो किस तरह आई हैं बेटा, वो मैंने देखे ये स्क्रीनशॉट लेकर मैंने स्लाइड्स के ऊपर शो किया हुआ है कि साई इज इक्वल टू z माइनस z1 और z2 माइनस z1 है ना। तो जब z इज इक्वल टू z1 करें तो साई जो है इस इक्वेशन के मुताबिक 0 बन जाता है। ये z की जगह z1 पुट कर दूंगा तो साई 0 हो जाएगा, क्योंकि z1 और z1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली z इज इक्वल टू z2 पुट कर दूं, इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू z2 पुट कर दूं तो z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। इट मींस के z इज इक्वल टू z1 के कोरस्पॉन्डिंग जो साई की जो यूनिट जो लिमिट है वो है 0, और z इज इक्वल टू z2 के कोरस्पॉन्डिंग जो साई की लिमिट है वो है 1। इसीलिए अब उसने लिमिट जो है वो z1 से z2 की बजाय 0 से 1 तक ले गया है, और नीचे भी वो यूनिट जो है वो 0 से 1 तक ले गया है। ठीक हो गया बेटा? जी सईद खान साहब इधर हैं, समझ लग गई है बेटा यहाँ तक? जी सर लग गई है। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। बस बेटा इसको सोल्व किया, ये xb2 और x1 को जो है ये एज अ कांस्टेंट है, ठीक है, जब साई के लिहाज से। अब ये हमने जो इंटीग्रेशन करनी है बेटा ये है कि साई के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है, और साई जो अच्छा ये सही साहब ये इसका जो नाम है ये साई कहते हैं ना, इसको यहाँ कुछ और कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ? ये जो सिंबल है साई है कि फाई है, ये क्या है? क्यों भाई तैमूर साहब? जी 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 सर। ये सिंबल का नाम क्या है यार? सर पता नहीं सर, मैंने खुद पहली दफा देखा भी, पहली दफा सुना भी। सर साई और होता है वो ऊपर की तरफ आइन की तरह बना होता है सर। आइन की तरह बना, ये कुछ और है। चलो इसका जरा देख लेना, इसका क्या नाम है। आई थिंक ये साई है या फाई है, जो भी है इसको, ठीक है। ये है क्या? दिस इज द डायमेंशनलेस लेंथ वेरिएबल। अच्छा बेटा जब इसकी दोबारा इस इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन पे आ जाए, कोई मुझे बताएगा कि जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला लग रहा है? ये इंटीग्रेशन जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला लग रहा है बेटा? इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा है a रेज़ टू द पावर x वाला, a रेज़ टू द पावर x। इंटीग्रेशन करनी है a रेज़ टू द पावर x dx की, ठीक है बेटा? क्लियर हो रहा है ना? यहाँ x की जगह पर साई है, तो आपने देखना है, जरा गौर करना है कि किस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है। तो a रेज़ टू द पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। सर a की पावर x डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल ऑफ a की a। पावर ln a, a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a। हाँ जी जी बेटा आप सुने, अब ये देखें उसने यही इंटीग्रेशन की है कि a रेज़ टू द पावर x आ गया और x यहाँ पर साई है, डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल ऑफ a आ गया, और a यहाँ पर क्या है? a यहाँ पर xb2 और xb1 है, ठीक है बेटा? तो ये इंटीग्रेशन जो है बेटा ये आपने सिंपल फार्मूले से इसको सोल्व करके इसकी यूनिट चेंज करके तो वी गेट xb एवरेज एज xb2 माइनस xb1। ये मैथमेटिकल 2-3 स्टेप आपने सोल्व करने हैं। वी गेट xb2 xb एवरेज। xb एवरेज क्या मतलब है कि b कंपोनेंट की z1 से z2 के दरमियान जो एवरेज कंपोजिशन है that is equal to xb2 minus xb1 our log natural of xb2 over xb1। ये जो इस तरह का फार्मूला होता है, इस तरह का फार्मूला किसी को पता है कि इसके लिए टेक्निकल टर्म जो होती है वो क्या बोली जाती है? एनीवन इन द क्लास? सर ई बोली जाती है इसके लिए। क्या बेटा? ई सर जो स्मॉल ई होती है। हाँ एक्चुअली आप ठीक जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक मीन। आपने ठीक बताया बेटा। सैफ बात कर रहा है, सैफ ने बताया? नो सर आमिर साहब। जी जी आमिर साहब आप ठीक पहुंचे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक मीन। लॉगरिथमिक मीन के जो टर्मिनल ये xb1 xb2 क्या है? ये टर्मिनल कंपोजिशंस हैं, ये टर्मिनल मोड फ्रैक्शंस हैं।
सो इट मीन्स कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका हम ये कहेंगे कि जो बी की एवरेज फ्रैक्शन है, बी की एवरेज कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू द लोगरिथमिक मीन ऑफ टर्मिनल कंपोजिशंस। XB1 और XB2 जो टर्मिनल कंपोजिशंस हैं उनका हम लोगरिथमिक मीन जो है ना वो लेंगे। सो ये XB एवरेज निकालना है, इसी तरह XA एवरेज भी आपने निकालना। और फाइनली है बेटा रेट ऑफ मास ट्रांसफर एट लिक्विड गैस इंटरफेस। रेट ऑफ मास ट्रांसफर एट लिक्विड गैस इंटरफेस, यानी लिक्विड और गैस के इंटरफेस पे जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर है वो किसके इक्वल होगा? बेसिकली वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल ही होगा, क्योंकि लिक्विड और गैस की सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है ए का वो क्या है? दैट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि कितना ए जो है वो सरफेस से निकल रहा है। तो उसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना है? उसको हमने कहना है कि हमने फाइंड आउट करना है NAZ एट Z इज इक्वल टू Z1। हमने निकालना है NAZ एट Z इज इक्वल टू Z1, दैट इज इक्वल टू माइनस C DAB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XA DXA और DZ। ये बेटा वही एक्सप्रेशन है जो हमने इस टॉपिक के शुरू में डेवलप किया हुआ है। तो जब हमने इसको लिक्विड गैस के इंटरफेस पे निकालना है तो हमने क्या किया? हमने कहा जी कि Z इज इक्वल टू Z1 पे इसको वैल्यूएट कर लें, बस समझ लगी ना कि अगर हम चाहते हैं कि रेट ऑफ मास ट्रांसफर या मोलर फ्लक्स ऑफ ए गैस लिक्विड इंटरफेस पे क्या है और वही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, तो हमने कह रहे हैं कि जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है इसको वैल्यूएट कर लें Z इज इक्वल टू Z1 के ऊपर। Z इज इक्वल टू Z1 मीन के वी आर एट द लिक्विड सरफेस। अब इस इक्वेशन के अंदर जो चीज निकालने वाली है वो ये है कि DXA और DZ कहां से आएगा? जी कोई बच्चा बता सकता है कि DXA और DZ कहां से आएगा? क्या हमारे पास XA और Z का रिलेशन पड़ा हुआ है? यस सर, पड़ा हुआ है हमारे पास। सो वी हैव अ रिलेशन ऑफ XA एंड Z, यही वाला जो भी हमने पिछली स्लाइड में निकाला। तो इट मींस कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे XA है और इसके राइट हैंड साइड पे DZ पड़ा हुआ है। इट मींस कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लें Z के लिहाज से, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लें Z के लिहाज से, तो हमारे पास DXA और DZ आ जाएगा। या सेकंड चीज ये है कि DXA और DZ की बजाय हम DXB और DZ निकाल लें, क्योंकि XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB के इक्वल है ना। तो आप देखें कि उसने DXA और DZ की जगह DXB और DZ लिख दिया, ठीक है, और नेगेटिव साइन खत्म कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस XA1 की जगह उसने XB1 लिख दिया। तो 1 माइनस XA1 की जगह XB1 लिख दिया। C और DAB उसी तरह है, और DXA और DZ की जगह DXB और DZ लिख दिया और नेगेटिव साइन खत्म हो गया, क्योंकि जब DXA और DZ को DXB और DZ में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव जो होंगे कैंसिल हो जाएगा। इट मींस अब हमें DXB और DZ निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ऊपर, ये इक्वेशन क्या है? ये है XB और XB1, यही है ना, क्योंकि 1 माइनस XA जो है दैट इज इक्वल टू XB और 1 माइनस XA1 इज इक्वल टू XB1। तो इस इक्वेशन को बेटा हमने Z के लिहाज से डिफरेंशिएट करके तो DXB और DZ निकालना है एट Z इज इक्वल टू Z1। ये एक दो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो कि बड़े सिंपल हैं, और इसके अंदर जो है ना वो XB एवरेज की मदद से, XB एवरेज के फार्मूले की हेल्प से इसके अंदर XB लॉग मीन ले आना है, ठीक है। XB लॉग मीन कहां पर आया था? XB लॉग मीन ये हमारे फार्मूले में आया था पीछे कि XB एवरेज इक्वल टू XB2 माइनस XB1 और लॉग नेचर ऑफ XB2 और XB1। तो ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है एंड यू गेट द रिलेशन फॉर NAZ। NAZ एट Z इज इक्वल टू 1 is equal to C DAB Z2 minus Z1 XB log mean XA2 minus XA1। अगर हम इस XB log mean को टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें then we get this equation। तो बेटा ये आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 3। और मैं आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि एक्सपेक्टेड है कि ईद के बाद जो थर्ड ईयर है यानी कि जो आप फाइनल ईयर बन चुकी है इसको यूनिवर्सिटी में बुला लिया जाएगा।
आई एम रिपीटिंग के दिस इज एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टर ईद जो 1-7 सेशन है इसको यूनिवर्सिटी में कॉल कर लिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपना जहन बना लें कि ईद के बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी आना है। सिर्फ बाकी सेशन नहीं आएंगे, सिर्फ 1-7 सेशन आएगा। बाकी सेशन के साथ आपका क्या कंसर्न है? वैसे बाय द वे पर्सनली पूछ सकता हूँ। अच्छा, तो वो जो है ना वो यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बुलाएंगे, यानी कि हो सकता है कि वो एक हफ्ते बाद फिर 118 वालों को बुला लें, फिर एक हफ्ते के बाद 119 वालों को बुला लें। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बुलाएंगे। तो अभी एक्सपेक्टेड है शायद कि ईद के, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि ईद के बाद आप लोगों को बुला लिया जाए। तो बेटा आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 का पहला पार्ट ये है कि आपने जो है इसको कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। और इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड जो है कि ये जो हमने केस किया है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ गैस डिफ्यूजिविटी एंड दिस इज यूज्ड एज द फिल्म मॉडल ऑफ मास ट्रांसफर। आपने अपनी जो मास ट्रांसफर का पहला कोर्स पढ़ा है, मास ट्रांसफर फंडामेंटल, उसमें आपने 2 फिल्म थ्योरी पढ़ी होगी या फिल्म मॉडल ऑफ द मास ट्रांसफर जो है ना वो स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक सॉलिड या लिक्विड की सरफेस है और यहाँ पर जो है वो एक गैस जो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, मींस के एक लिक्विड है और एक गैस की जो है 2 फेज आपस में मिल रहे हैं और टर्बुलेंट फ्लो दोनों का हो रहा है। ये क्या केस हो सकता है? ये डिस्टिलेशन का केस भी हो सकता है जिसमें लिक्विड और गैस वेपर्स आपस में मिलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन का केस भी हो सकता है जिसमें लिक्विड ऊपर से आ रहा होता है और गैस जो है वो नीचे से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो ये लिक्विड की सरफेस है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर मैं लाइनें लगा रहा हूं, और यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पे जहां पर मैंने एरो का साइन लगाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस जो है उसका हाईली टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जितना मर्जी टर्बुलेंट फ्लो हो जाए तो जहां पर गैस जो होता है वो लिक्विड के साथ इन टच आती है, वहां पर जो होता है वो फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है बड़ी कम हो जाती है। दैट इज द स्लोइंग मूविंग गैस फिल्म। ठीक है, तो ये जो केस हमने किया है ये स्लोली मूविंग गैस फिल्म के ऊपर जो है ना अप्लाई होगा। ठीक है, एट एक्स से ये जो है यहाँ पर जो ये जेड है, जेड इस तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी वहां पर z जो था अभी इस केस में वो जो वर्टिकल था, समझ लें कि अब z जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई है और x से जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो ये xa1 एट द सरफेस है, z इज इक्वल टू z1 के ऊपर, और ये xa2 जो है ये एग्जिट के ऊपर, वो जो ट्यूब थी, वो जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ था उसकी एग्जिट के ऊपर xa2 था। सो ये xa1 और xa2 के अंदर से जो है ये वो A के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कि वो स्टैग्नेंट B जो था वो स्टैग्नेंट था और उसके अंदर से हमने जो है वो A को डिफ्यूज होते देखा था। तो काइंडली बेटा इस केस को जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इस लेक्चर की, और इसको बुक में से जो है वो अच्छी तरह आप लोग स्टडी करें और इसको कंप्लीट करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ जो है बेटा आपने जो है वो इसके साथ जो है ना आपने एग्जाम्पल नंबर 18.1, 18.2 और 18.3 ये 3 एग्जाम्पल जो है ना बेटा आपने करनी है। एग्जाम्पल 18.1, 18.2 और 18.3 ये एग्जाम्पल करनी है और इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। कौन बच्चा इसकी 18.1 की प्रेजेंटेशन देगा? कौन बच्चा एग्जाम्पल 18.1 की प्रेजेंटेशन देगा? सो ये बेटा एग्जाम्पल 18.2.1 है, इसकी प्रेजेंटेशन कौन देगा? अबरार साहब। अबरार। यस सर। जी बेटा, यस सर, यस सर। मंडे को जो हमारा लेक्चर है उसमें एग्जाम्पल 18.1 की प्रेजेंटेशन देनी है। ओके सर।
आप अपने साथ किसी को मिला लें, शहजाद, मोहम्मद शहजाद इधर है, तो अबरार नोट कर लें, आप और शहजाद जो है 18.2.1 की प्रेजेंटेशन देंगे। सिमिलरली 18.2.2 18.2 इसकी प्रेजेंटेशन कौन देगा मंडे को? जी तैमूर साहब। जी सर। जी बेटा, आप इसकी प्रेजेंटेशन देंगे मंडे को। एग्जांपल 18.2 छोटी सी एग्जांपल है। जी ठीक है सर। आपके साथ कौन देगा? आप किसको साथ मिलाएंगे? जो मर्जी आ जाए सर। जो चले, रमजान अकील साहब होते हैं आपकी क्लास में एक, अकील, मोहम्मद अकील। हमारी में नहीं सर, वो दूसरे सेक्शन में। लेकिन आपने कहा कि खुद ही कौन सा मर्जी स्टूडेंट हाँ आपके जी हाँ साथ। जी हाँ जी, ठीक है सर, वो मैंने कहा आप पूछ रहे हैं। तो अच्छा, उसके जी बाद सर। एग्जाम्पल नंबर 18.2.3 और ये नोट कर लें बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 18.2.3 इसकी प्रेजेंटेशन कौन देगा? सईद खान। जी सर। बेटा आप मंडे को इसकी प्रेजेंटेशन देंगे इस एग्जाम्पल की? जी सर ठीक है। आपके साथ कौन होगा? सर सेक्शन ए से कोई भी आ जाए। राफे सेक्शन ए में है। जी सर। राफे मकबूल इधर है? यस सर। तो बेटा आप सईद के साथ मिलके तो ये एग्जाम्पल 18.2.3 आपने प्रेजेंट करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसकी स्लाइड्स बना के तो आपने अच्छी तरह क्लास को एक्सप्लेन करना है। बेटा स्लाइड्स बनानी है आप लोगों ने, स्लाइड्स बना के क्लास को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। मैं यहाँ पर क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।